अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत डूबती मईशत को संभालने के लिए अहम इकदाम करने में तो अब तक नाकाम है, मगर सियासी महाज पर मुखालफिन के खिलाफ चालें चलकर कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की तादाद 81 हो गई है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया था, जिसके बाद से हुकूमत की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी में तेजी आ गई है। आज स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी के बाद नून लीग के रहनुमा अता तारर ने ट्वीट किया, एक और सरप्राइज, खान साहब वापसी के लिए मीटिंग कर रहे थे और इधर पक्की वापसी हो गई है। जबकि दूसरी तरफ कुछ अरसे पहले तक स्पीकर से फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस इकदाम पर एहतजाज करी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने स्पीकर के इस इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि स्पीकर का ये इकदाम जानिबदाराना है। स्पीकर साहब ने साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन है। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आप जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं, उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर की। हम सारे आए हैं यहाँ ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो वो भी भाग रहे हैं। समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे। हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। तमाम एमएनएज यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे। पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि क्या स्पीकर ने इस्तीफों की मंजूरी से पहले 35 अरकान से तस्दीक कराई थी। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जब भी स्पीकर राजा परवेज अशरफ से ये सवाल किया जाता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये जवाब देते थे कि जब तक वो जाती तौर पे यकीन नहीं कर लेते कि इस्तीफे बगैर जोर जबरदस्ती दिए गए हैं, उस वक्त तक वो इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। मगर अब उन्होंने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके अपने असूलों पर यू टर्न ले लिया। मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। एक तरफ राजा परवेज अशरफ अपनी पोजीशन से फिर गए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन से फिरती नजर आ रही है, जो अब तो असेंबली में वापसी चाहती है ताकि निगरां सेटअप में अपना रोल अदा कर सके। मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली से इस्तीफे दिए थे, उसके बाद से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये दावा करते रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कौमी असेंबली वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो वापस असेंबली में पहुंचे तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस साजिश की तायद करेगी जिस साजिश के तहत उनकी हुकूमत को खत्म किया गया। मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। इस पार्लियामेंट को मकबूजा असेंबली समझते हैं। ये जो असेंबली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असेंबली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। एक तरफ कौमी असेंबली के इस्तीफों का मामला मुतनाज़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब में निगरां हुकूमत के क़याम पर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है, जिसकी डेडलाइन आज रात 10 बजे तक की थी। और अब यह मामला इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यू टर्न ले रही है। पिछले 8-9 माह से वो कह रहे थे असेंबली वापस नहीं जाएंगे। हमने सुनाया भी इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था, और इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को हमने दावत दी, वो नहीं आए। लेकिन जो स्पीकर साहब ने एक यू टर्न लिया है, अपने असूल जो बताए थे उन्होंने उससे जो फिरे हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो तो बड़ा ओपनली आके कह रहे थे कि मेरे सामने भी कोई बैठ के अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा तो मैं ये देखूंगा कि कहीं उस पर दबाव तो नहीं है। लेकिन अब अचानक 2 दिन के अंदर 70 इस्तीफे मंजूर कर लिए उन्होंने, क्या वजह है इसकी?
देखिए शहजाद, सबसे पहले तो ये बात देखिए कि हमारी मुसलसल ये कोशिश रही थी कि हम पीटीआई को एंगेज करें और पीटीआई को कन्विंस करें कि वो असेंबलियों के अंदर आएँ। और आपने जो अभी बयानात सुनाए, क्लिप सुनाए इमरान खान साहब के, उनका मुसलसल ये मौक़िफ़ था कि वो कतन किसी सूरत असेंबली में नहीं आएंगे, चूँकि इसे वो मकबूजा असेंबली समझते हैं। असेंबली में आने का मकसद ये है कि वो साजिश को दुरुस्त समझते हैं जिसके तहत उन्हें हुकूमत से निकाला गया था। ये उनका बड़ा पुरजोर कौम के सामने मौक़िफ़ था। जब पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी उफ्ताद गिरी, क्लाइमेट डिज़ास्टर हुआ, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, दुनिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 10.9 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया। उससे पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर और मुकामी सतह पे पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ, स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव होने लगी। तो इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी का असेंबलियों को तहलील करके इस निज़ाम के ऊपर अपनी तरफ से एक मिसाइल फायर किया ताकि वो मुल्क की रिकवरी को रोक सकें, उस पॉजिटिव सेंटीमेंट को क्रैश कर सकें। इस वक्त खान साहब असेंबली में इसलिए नहीं आना चाहते कि वो असेंबली में आके कोई मुस्बत किरदार अदा करेंगे, वो असेंबली में आके कोई इंतखाबी इस्लाहात पर कंसेंसस करेंगे। उनका सिर्फ एक मतमा नज़र है, पाकिस्तान में किस तरह इंतशार पैदा करें और वो किस तरह पाकिस्तान को एक बेयकीनी की तरफ धकेल दें। इस वक्त जो मौशी बहरान है जिसको खान साहब 4 सालों में पैदा करके गए हैं और जो दुनिया की को इस वक्त जरूरत है कि हम नहायत एहतियात के साथ आइंदा जो चंद हफ्ते और महीने हैं पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए हम एक इस्तेहकाम के साथ, लेकिन ऐसे साहब उन्होंने तो वाजे कर दिया था ना, उन्होंने तो कहा था हम असेंबली में आएंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमारा होगा, जो कि राइट है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो क्या महज इससे रोकने के लिए कि आप नहीं चाहते लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, बल्कि राजा रियाज साहब ही रहें जो कि उम्मीदवार है नून लीग के टिकट के, ताकि वही फिर केयरटेकर सेटअप बनाए? क्या इस मकसद के लिए ये इस्तीफे आप कबूल किए जा रहे हैं? बात यह है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तहलील करने के बाद उन्होंने अपनी दानिश में एक मिसाइल फायर किया है, तो अगर उनके इरादों के बारे में किसी को खुशफहमी है तो सवाए उसे मैं मासूमियत में पीएचडी की डिग्री देने के कुछ और नहीं कर सकता। असेंबली में आके ऐसा वो क्या कर लेते हैं ऐसे इकबाल साहब? वो तो असेंबलियां तोड़ रहे हैं अपनी, यहाँ पे कौमी असेंबली में अगर आ जाते, जो आप भी पहले ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि आए और यहाँ मामलात को देखें, अब वो क्या कर लेते हैं? वजह तो यही नजर आ रही है कि आप चाहते हैं कि राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, उनको कोई ना हटाए। देखिए, अगर वो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कौमी असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी जाते हैं तो वही हरकतें करेंगे जो पंजाब के अंदर हरकतें फरमाई हैं। आप देखिए ना कि पंजाब के अंदर जो 3 नामों का पैनल दिया, तीनों के तीनों नाम रिडंडेंट हो गए। एक साहब ने तो कहा कि मुझसे तो मशवरा नहीं किया, मुझे पूछे बगैर नाम दे दिया है, और जो 2 नाम उन्होंने दिए वो हैं डिस्क्वालिफाइड इस पोस्ट के लिए। तो उनकी काबिलियत और उनकी अहलियत का तो हमें पता है, वो इस मकसद के लिए नहीं आना चाहते। वो आना साहब उन्होंने जो नाम दिए टेक्निकली वो नहीं बन सकते, ये एक अलग मामला है, लेकिन जो नाम नून लीग की तरफ से दिए गए, हमजा शहबाज की तरफ से दिए गए, कौमी असेंबली के अंदर आके हंगामा खेजी करें और वो कौमी असेंबली के बिजनेस को मफलूज करें, वो एक नेगेटिव एजेंडा के साथ आना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क को अमन की, इस्तेहकाम की जरूरत है। हम एक शख्स को इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपनी अना और खुद गर्जी में पूरे मुल्क को हाईजैक करे। हाँ, लेकिन ऐसे साहब ये मैं पहले जरा नामों पे आ जाऊं। उन्होंने जो नाम दिया, आप कह रहे हैं टेक्निकली वो बन नहीं सकते, लेकिन जो हमजा शहबाज की तरफ से नाम आए, जो नून लीग की तरफ से नाम आए, उन पे तो जानिबदारी पे सवाल उठ गया ना। एक आज चीमा साहब स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम के, एक दूसरे साहब जो है मोहसिन साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ज़रदारी साहब के बड़े करीबी है। तो जो नाम आप लोगों ने दिए वो तो जानिबदारी के उन पे तो इल्जाम लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो दूसरा नाम है वो जहाँ तक मेरे मालूमात हैं चौधरी साहिबान के बहुत करीबी रिश्तेदार भी, अजीजदारी भी है उनकी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अपनी सवाबदीद पे वजीर आला ने और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नाम देने थे, और उन पर अगर कंसेंसस नहीं हो सकता तो असेंबली की कमेटी ने कोशिश करनी थी, और तब भी अगर नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम जाने थे। तो इस वक्त सूरत मेरा ख्याल है अमलन ये है कि थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सिर्फ एक नाम जो इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली ने दिया है वही शायद बचता है,
और उन्हीं को निगरान वजीर आला मुकर्रर करना होगा, चूंकि कोई चॉइस नहीं है, बाकी सारे नाम जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि ये लोग कौमी असेंबली में आना इसलिए चाहते थे कि यहाँ पे भी वो क्योस क्रिएट करे, तो एहसन साहब अब ये 70 इस्तीफे आप लोगों ने मंजूर कर लिए, विद इन 60 डेज इलेक्शन होने हैं, बाय इलेक्शन इन सीटों पर, तो फिर तो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा वापस आ जाएंगे असेंबली में, क्योंकि पीडीएम तो कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात, तो फायदा क्या होगा? आप 60 दिन में ये वापस आ जाएंगे, या तो आप ये समझते हैं कि 60 दिन के अंदर भी इलेक्शन नहीं होना है इनमें? देखिए, वो अगर इलेक्शन उन्होंने इस्तीफा और ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें लड़ेंगे, और इसमें फिर बाकी जमातें फैसला करेंगी कि क्या वो लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती। क्योंकि इस्तीफा खेलने का शौक तो पीटीआई को था ना, तो वो लेफ्ट राइट मार्च करें, कभी असेंबली के अंदर, कभी असेंबली के बाहर, कभी इलेक्शन की मुहिम चलाएं, कभी आए फिर इस्तीफा दें। तो ये उनको शौक है कि वो अंदर बाहर होना चाहते हैं असेंबलियों के, तो इसको जरूर आजमाएं। लेकिन हमारी तवज्जो इस वक्त मुल्क के मुआशी बहरान पे, और मैं फिर इमरान खान साहब को कहूँगा कि उनके लिए ज़रूरी है कि चंद दिनों के लिए नथिया गली जाएं, वहां जाके रिफ्लेक्ट करें कि जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या पाकिस्तानी जरूरत के मुताबिक है, पाकिस्तानी कौम के तकाजों के मुताबिक है। जो कराची के अंदर हाल ही में इलेक्शन हुआ है, जहां पे उनकी जमात के पास 14 सीटें थीं, जिस तरह उनको अवाम ने शिकस्त दी है, उनको मुस्तरद किया है, उनकी सियासत को मुस्तरद किया है, तो लिहाजा उनको रिफ्लेक्शन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उनकी मनफी सियासत अब पाकिस्तानी कौम मुस्तरद कर रही है, और कौम समझ रही है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या इन सीटों पे बाय इलेक्शन होंगे, आप क्या चाहते हैं? और दूसरा कि क्या पंजाब और केपी असेंबली में आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आप लोग वैसे तो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे, लेकिन अगली सांस में फिर आप 2-3 बातें कर जाते हैं। आप कभी कहते हैं कि सीसीआई ने एक फैसला किया हुआ है, आप कहते हैं कि मर्दमशुमारी जारी है, तो कैसे हो सकता है? तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहते तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ना नहीं चाहते, और हो सकता है जो इशारे मिल रहे हैं कि शायद इलेक्शन में ताखीर हो जाए। देखिए शहजाद, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कराची के जो इलेक्शन के नताइज हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता शहर समझा जाता है, और उसने जो फैसला दिया है, मुझे यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी उससे बढ़कर इंशाल्लाह वहां पे 6 सीटें मिली है सर नून लीग को। अगर कराची रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की, तो 6 सीटें आपको मिली है, इस तरह तो आपका कोई हाल नहीं होगा। नहीं, हमारी शहजाद हमें 9 सीटें मिली हैं, लेकिन वहाँ हमारी कौमी असेंबली की एक भी सीट नहीं थी। इसके बावजूद हमें 9 सीटें मिल गई हैं, और जिनके पास 14 कौमी असेंबली की सीटें थी उनका वाइट वॉश हो गया है। अब ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्शन करने हैं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ताहम मैंने ये बात जरूर कही है कि मेरी वजारत के तहत एक इदारा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रोशनी, हदायत की रोशनी में टास्क मिला है कि उसने नई मरदमशुमारी करनी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अप्रैल 2021 में फैसला किया था कि अगला इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी की रोशनी में होगा, और उसकी वजह यह थी कि पिछली मरदमशुमारी पे सूबा सिंध ने इतराज किया था कि वो मरदमशुमारी सिर्फ 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल होगी, उसके बाद इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। लेकिन ये ऐसा मामला तो नहीं है एहसन इकबाल साहब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, सीसीआई दोबारा बुलाई जा सकती है, क्योंकि देखें आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो ये नहीं पूछता कि अखराजात कितने होंगे, डबल अखराजात हो जाएंगे, या सीसीआई ने क्या कहा था। सीसीआई का फैसला अहम जरूर है, लेकिन आइन सुप्रीम है ना, तो आइन का फैसला ही आइन जो है वही सीसीआई को, पाकिस्तान के फेडरेशन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसमें सूबा सिंध अगर अपना इतराज वापस ले लेगा और पिछली मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर बिलाशुबा पिछली मरदमशुमारी पे अगला जनरल इलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सूबा सिंध का वो इतराज बरकरार रहता है जो उसने पिछली मरदमशुमारी पे किया था, तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए भी मुश्किल होगा कि वो उस फैसले को रिवर्स कर सके। तो इसके अलावा मैं समझता हूं कि हमें यह भी पेश नजर रखना चाहिए कि इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, आप कई 20-30 अरब रुपए का एक इलेक्शन करेंगे और फिर 40-30 अरब का मुआशी हालात पे बात करना चाहता हूं ऐसे इकबाल साहब में हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जिनीवा में जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद कोई सेंटिमेंट पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेहतर हो गया था। हाँ, ये सबने खुशी का इजहार किया कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इदारे मदद कर रहे हैं,
लेकिन देखें सेंटिमेंट तो उस वक्त से खराब हुआ है जब अक्टूबर में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ से आईएमएफ के प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया। और उसकी वजह आपको भी पता है, क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा पहले दोस्त ममालिक पैसे देंगे और फिर हम आईएमएफ से नेगोशिएट करेंगे। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे जब तक आप आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होंगे। अब 4 माह के बाद जब रिजर्व्स उस वक्त $9 बिलियन थे, अब $4.5 बिलियन रह गए हैं, हमने डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दिए क्योंकि 2 रेट चल रहे हैं, इंटरबैंक मार्केट का अलग, ओपन मार्केट का अलग। अब हुकूमत कह रही है कि आईएमएफ के सख्त फैसलों पे हम अमल करेंगे और आईएमएफ प्लान में जाएंगे। मतलब ये 4 महीने जो जाया हुए हैं, जिसमें नुकसान हुआ है, हमारे रिजर्व्स कम हुए, डिस्टॉर्शंस पैदा हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब पाकिस्तान में $30 अरब की तबाही हुई क्लाइमेट डिजास्टर के नतीजे में, तो क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं था कि वो आईएमएफ को ये कायल करने की कोशिश करती कि किसी भी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट में अगर नागहानी आफत आ जाए, फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है कि जिसके तहत अगर कोई नागहानी आफत हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं। क्या ये हमारा हक नहीं था कि पाकिस्तान के गरीब अवाम का मुकदमा हम उनके सामने प्लीड करें कि आप हमें उन शराइत में ना तोलें जो आपने क्लाइमेट डिजास्टर से पहले लगाई हैं। और हमें ये उम्मीद थी और ये तवक्को थी कि ये एक इतना मजबूत केस है कि शायद आईएमएफ इस पर पाकिस्तान के साथ ज़रूर ताउन करेगी कि कुछ हमें उन शराइत को जिसे कहते हैं स्टैगर करने की इजाज़त दे। अगर हम ये काम ना करते तो उस वक्त इतने बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान की जो माशी और माली सूरत हाल है वो ऐसी थी कि हम शायद अगर आईएमएफ की वो शराइत उस वक्त मनोवान तस्लीम कर लेते तो पाकिस्तान उन तामीर नौ के लिए वसाइल ना निकाल सकता जिनकी हमें जरूरत थी। तो अगर हमने इसमें उनके साथ नेगोशिएट किया है तो कोई ऐसा गलत काम नहीं नेगोशिएट किया है। ऐसा इकबाल साहब, अब वो तमाम शराइत आपको आज माननी पड़ेंगी और अब $4.5 बिलियन के रिजर्व पड़ेंगे। उस वक्त मानते तो $9 बिलियन के रिजर्व थे। इसका ओनस जो है वो आईएमएफ के ऊपर है कि क्या आईएमएफ इन चीजों को अपनी कंसिडरेशन में लेता है, नहीं लेता। अगर वो नहीं लेता, ये एक हमारा पॉलिटिकल आपको ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वो इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्रीज की मुश्किलात को किसी तरह नहीं समझ रहे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की नहीं समझ रहे, तो ये उनका ओनस है, इसमें हमारा तो नहीं कसूर है। हमने तो भरपूर कोशिश की कि उनको कायल कर सकें और अगर वो मुसिर हैं कि वो इसी कीमत के ऊपर मुआहदे को आगे चलाना चाहते हैं कि जो इस डिजास्टर से पहले थी, तो हमने कहा है कि हम इस मुआहदे पर बरकरार रहेंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे। एक फिगर देके आगे बढ़ता हूं। जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं खासतौर पर रेमिटेंसेस, क्योंकि ओपन मार्केट में रेट अलग है, इंटरबैंक मार्केट में अलग है। डार साहब के आने के बाद 16% डिक्लाइन हुआ है रेमिटेंसेस में। 16% का मतलब एनुअली $4.5 बिलियन है। तो अब यह दोस्त ममालिक भी आपको $4 बिलियन दे देंगे तो जो रेमिटेंसेस का नुकसान हुआ है सिर्फ वो पूरा होगा। ये हमने किया है डिस्टॉर्शंस के बाद। यही फैसले अक्टूबर में कर लेते, बहुत बेहतर पोजीशन में होते आज हम। देखिए, उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, मुल्क सारा डूबा हुआ था, मुल्क के अंदर एक तबाही थी। आप उस वक्त अवाम को उन फैसलों के रहमो करम पे अगर छोड़ते तो एक तरफ उनके ऊपर क्लाइमेट डिजास्टर था, दूसरी तरफ आईएमएफ की वो शराइत का हम उन पर पहाड़ तोड़ देते, शायद उस वक्त अमलन ये मुमकिन नहीं था। सही है। एक स्टेटमेंट आपका सुनवाना चाहूंगा, तोशा खाना के हवाले से है। आपने कहा था तहरीक इंसाफ जो है वो भाग रही थी तोशा खाना की डिटेल देने से। ये जरा सुन लीजिएगा एहसन इकबाल साहब, इसके बाद आपसे सवाल करूंगा इस पर। आप तो जो तोहफे मिले हैं उनका जवाब देने की कोई सलाहियत नहीं रखते। आपसे कौम सवाल कर रही है कि इमरान नियाजी साहब, आपको बैरून मुल्क जो तोहफे मिले हैं उनकी तफसील बता दें। आप बता नहीं रहे कि कौमी मफाद है। कौन सा कौमी मफाद है इसमें? जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है? एहसन साहब, ये 10 दिन पहले आपने कहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने कल तफसीलात मांगी तो सेक्रेटरी कैबिनेट ने कहा कि हम ये नहीं दे सकते इंफॉर्मेशन तोशा खाना के रिकॉर्ड की, क्योंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। और अमेजिंग बात यह है कि क्लासिफाइड भी आपकी हुकूमत ने इसको 2015 में किया था। अब हम पीटीआई से भी ये कहते थे दोस्त ममालिक के नाम ना बताएं, सिर्फ ये बता दें क्या क्या तोहफे मिले हैं और कितने पैसे देके वो तोहफे रखे। उस वक्त तहरीक इंसाफ भाग रही थी, अब आप भाग रहे हैं। नहीं, ये तो कौमी असेंबली के अंदर कोई भी मेंबर सवाल करे वो ले सकता है। इससे पहले वजारत खारजा ने भी कौमी असेंबली को इनकी तफासील दी है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अगर किसी कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये जवाब दिया है तो हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें
उनकी तफसील जो है अदालत के सामने देनी चाहिए। जिसने भी जो तोहफे वसूल किए हैं हुकूमत नहीं दे रही किसी ना, को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी सेक्रेटरी चाहिए। कैबिनेट अपनी मर्जी से तो नहीं लिखेगा, जाहिर सी बात है हुकूमत के अहकाम पे ही करेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। रशिया का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। ऑयल इंपोर्ट मुस्तदिक मलिक साहब ने यह दावा किया था कि हमें डिस्काउंट पे रशिया से ऑयल मिलेगा। क्या मामला तय पाए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रशियन डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एनर्जी कॉर्पोरेशन जिसमें ऑयल इंपोर्ट करने की बात है रशिया से, इसके अलावा मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पर भी बात हुई है। जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि एनर्जी कॉर्पोरेशन पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है। और स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी इस मीटिंग के बाद ये बताया है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट के हवाले से हमारे मामला तय पा गए हैं और मार्च एंड से ऑयल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मार्च जैसे खत्म होगी उसके बाद सप्लाई है। सर सामने देखिए, मार्च के बाद सप्लाई है और क्या है, स्ट्रक्चर है, यानी जिसको आप कह रहे हैं कि करेंसी कह रहे हैं, या किस स्ट्रक्चर के तहत ये ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी, उसके भी मामला तय कर लिए गए हैं। तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल थे वो हल कर लिए गए हैं, जिनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी रिंकल्स थी, वो तय कर ली गई हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे थे कि तमाम मामलात ऑयल इंपोर्ट के हवाले से तय पा चुके हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो या स्ट्रक्चर के हवाले से हो। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आज ये नहीं बताया, ना ही प्रेस रिलीज में यह है कि पाकिस्तान को ये ऑयल कितने डिस्काउंट पर मिलेगा। अलबत्ता रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो भी परचेज एग्रीमेंट होगा पाकिस्तान का वो दोस्त ममालिक की करेंसी पर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये दावा कर चुके थे कि पाकिस्तान जो ऑयल इंपोर्ट करेगा रशिया से वो डिस्काउंट पर होगा और पाकिस्तान को उतना ही डिस्काउंट मिलेगा जितना रशिया दीगर ममालिक को दे रहा है, या फिर डिस्काउंट उससे ज्यादा होगा। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। उसके अंदर जितना भी बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। दूसरी चीज जो हमारी उनके साथ तय हुई है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल जो खाम तेल नहीं है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और बिलखसूस डीजल, रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा। इस मुआहदे की मजीद क्या डिटेल्स हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स सरदार अयाज सादिक। अयाज सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अयाज सादिक साहब, रशिया से डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और अब जो खबर है वो यही है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान और रशिया की डील हो चुकी है, अग्रीमेंट हो चुका है। इसकी कुछ तफसीलात मुस्तदिक मलिक साहब ने भी बताई कि मार्च एंड से पाकिस्तान जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये 70 लोगों का रशियन डेलीगेशन था जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी इसको लीड कर रहे थे और इसमें वेरियस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। उसमें एजुकेशन के ऊपर भी हुई है, उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी हुई है, ऑयल के ऊपर भी हुई है, गैस के ऊपर हुई है, जो हमारी पाइपलाइन का इनसे बात चल रही थी उसके ऊपर भी बात हुई है, और रेलवे की कनेक्टिविटी की हुई है, थ्रू अफगानिस्तान भी हुई है, थ्रू ईरान और टर्की की भी हुई है, एयर लिंकेज की भी बात हुई है। सो बेसिकली कोई 10-12 शोबे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ हुई है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीज़ वहाँ से इंपोर्ट होती है यहाँ से जाती, उसकी वैल्यूएशन के हवाले से भी हुई है। सो काफ़ी चीज़ों में हुई है और 3 एग्रीमेंट साइन हुए, 2 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ और 1 एविएशन के साथ। मगर जो बाकी अब पाइपलाइन में हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, जिन पे नेगोशिएशन चल रही है, उसमें ऑयल है, पाइपलाइन वाला इशू है और भी इशूज हैं जो कि साथ साथ अब चलते रहेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक उनसे ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में किया है, जिसको हमने अभी एक ओपन एंडेड है और उसका स्कोप जो है काफ़ी वाइड है। तो इसलिए ये एक ओपनिंग, अच्छी ओपनिंग है और मुझे उम्मीद लगता है कि हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो क्रूड ऑयल में भी है, तो उस पर भी अच्छी पेशरफ्त हो रही, जो कि उन्होंने ये कहा कि जी हमें हर सूरत में मार्च 2023 से पहले इसको कंक्लूड करना है कि क्रूड ऑयल हम उनसे अगर लेना चाहेंगे
तो वो बहुत करीब है। यानी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के हवाले से निगोशिएशंस जारी हैं, इस वक्त हतमी एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारा। जी हाँ, उसमें एक इशू है, इंश्योरेंस का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जो हमारी स्टेट इंश्योरेंस और नेशनल शिपिंग वगैरह की टीमों के साथ बैठ के अब इनको कंक्लूड करना है। फिर बार्टर के ऊपर भी बात हुई कि आपको याद होगा कि कई साल पहले रशिया से पाकिस्तान का एक बार्टर एग्रीमेंट होता था, बिकॉज हमारी उनके साथ फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। अभी भी रशियन बैंक पाकिस्तान में नहीं और पाकिस्तानी बैंक रशिया में नहीं है। तो वो बार्टर के ऊपर भी बात हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ, इसको भी हम देखेंगे और शायद जो एग्जिम बैंक ऑफ रशिया है वो एग्जिम बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके इसके ऊपर इन चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश। याद साहब, क्योंकि मुस्तदिक मलिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि 35% हमारी जो खाम तेल की जरूरत है वो हम रशिया के जरिए पूरा करें, और उन्होंने कहा कि मार्च एंड से इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि मार्च तक एग्रीमेंट इसका फाइनल होगा, सप्लाई के हवाले से अभी तक कोई वो फाइनल नहीं हुआ है। एग्रीमेंट तो 15 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है। हमने डेडलाइन है कि मार्च से आगे हमने नहीं जाना, उससे पहले इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करना है। और रियासत साहब, पिछले माह ये कहा था मुस्तदिक मलिक साहब ने कि हमें ये डिस्काउंट पे मिलेगा, तो इस हवाले से कोई बात हुई कि कितना डिस्काउंट जो है पाकिस्तान को मिलेगा खाम तेल पर? देखिए, हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस इस पर चल रही है उसी के मुताबिक चलेगा। कोई हमें हम इसको किसी उससे कंपेयर नहीं कर रहे या ये नहीं कह रहे कि जी उस मुल्क को इतने का मिल रहा है उसको, मगर हमें जो मिलेगा वो किसी से ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे बल्कि ये कहना चाहिए हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट पे मिलेगा। अच्छा, इस वक्त जो G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप लगाया है रशियन ऑयल पे वो $60 पर है। रशिया ऑब्वियसली इस प्राइस कैप को नहीं मानता, लेकिन क्या हमें उस प्राइस कैप से नीचे मिलेगा जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर सागडा साहब पहले कर चुके हैं, या उससे ज्यादा पे मिलेगा? क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? देखिए ये एक सेंसिटिविटी है जिसको हमें बहुत समझ के करना चाहिए। रशिया उस प्राइस कैप को नहीं मानता और जो G7 कंट्रीज ने लगाया है वो कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद करेंगे। मगर इंशाल्लाह जो भी रेट होगा वो अच्छा ही होगा, कि उसमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये तो खराब रेट है या इसमें कोई ऐसी चीज है। इंशाल्लाह वो होगा और ओपन होगा रेट, कोई ढका छुपा नहीं होगा इंशाल्लाह। और आज रॉयटर्स ने इस मीटिंग के हवाले से कोट किया है कि जो रशिया से एनर्जी एग्रीमेंट हमारा हो रहा है वो करेंसी ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज पे होगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि उनसे हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, हम फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में डील करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर मुआहदा हो चुका है? जी ये भी बात हुई है, इसको कंक्लूड, यही चीजें कंक्लूड करने वाली, एक फ्रेट का कंक्लूड करना जरूरी है, एक इंश्योरेंस का, और एक करेंसी जो है कौन सी यूज होगी और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ये चीजें कंक्लूड है जिसके लिए वक्त चाहिए ताकि हम अपना यहाँ भी देखें और वो लोग अपना भी जाके देखें। और फ्रेंडली कंट्रीज का मतलब ये चाइनीज युआन भी हो सकता है, तो इस पर IMF को या G7 कंट्रीज को एतराज नहीं होगा? अमेरिका को नहीं, हम RMB तो हम अभी भी कर रहे हैं ना जी, चाइना के साथ जी। RMB में ट्रेड तो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, तो इसलिए चाइनीज करेंसी का या इनका कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। सही। और आप कह रहे हैं कि डेडलाइन इसकी जो है वो मार्च एंड है, उससे पहले ये चीजें फाइनलाइज होनी है? जी मैं तो ये कहता हूँ हो सकता है 10 दिन 15 दिन में हो जाए, हो सकता है महीना लग जाए, बट कट ऑफ डेट है। इवन ये टीमों को आमने सामने बैठना पड़ा रिजॉल्व करने सारों को, वो कर लेंगे, बट हमें होमवर्क करना है नेशनल इंश्योरेंस के साथ, सही, नेशनल शिपिंग के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के साथ, ताकि इन चीजों को कंक्लूड कर ले एज सून एज पॉसिबल। और ये जो रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का मामला है, ये प्रोजेक्ट भी काफी अरसे से ताखीर का शिकार है। पहले नून लीग के दौर में फाइनल हुआ, फिर PTI ने आके उसको तब्दील किया। ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? कंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, उसमें ये देखें कि वो जो जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले हुआ था उसमें डिले हुए। जो हमारे पिछले MD साहब थे उन्होंने ये काफी हमें नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि नुकसान चला, मैंने एक स्पेशल ऑडिट कराया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, इनका फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। समहाउ वो जो चीज कहते थे उस पर वो कोई ना कोई नई ऑब्जेक्शन लगा के इसको डिले कर देते थे, और वो ऑब्जेक्शन क्लियर करते थे, वो अगली ऑब्जेक्शन लगा सकते। तो मैंने तो कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैंने ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब छोड़ी थी तब मैंने रिपोर्ट करके तो इसको बावत कराया था। मगर अब सिचुएशन ये है कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इक्विटी नहीं डालना चाह रहे। पहले वो BOT कर रहे थे,
बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर करने को तैयार थे। अब वो कहते हैं कि नहीं जी हम 25% इक्विटी डालेंगे। अब हमने ये देखना है कि नंबर 1 गैस आएगी कहाँ से, हम रशिया से लेंगे, कतर से लेंगे, कहाँ से लेंगे, फिर पाइपलाइन में आएगी तो उसका फिर एंड यूजर और कंज्यूमर कौन होगा। हम एक होलिस्टिक सा अब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग हम गैस कहाँ से आएगी, यहाँ पहुँचेगी कैसे, यहाँ पहुँचने के बाद वो पाइपलाइन जो ले की जाएगी उसमें किस तरह डलेगी, और अगर उसमें नहीं डलती तो फिर उसके ऊपर हमारे चार्जेस पड़ते हैं, हमें फिक्स चार्जेस जो हैं। तो उन फिक्स चार्जेस को बचने के लिए हमारे पास एंड यूजर भी होने चाहिए जो कहें कि ये जितनी गैस आप लाएंगे ये हम ले लेंगे, ताकि ये हमारे ऊपर वो सिर्फ फिक्स चार्जेस ना पड़े। तो ये एग्रीमेंट जब तक टाई अप नहीं होते तो अभी हमने इसको पेंड कर दिया है, इसको फिलहाल डिले कर दिया है, ताकि जब तक ये चीजें टाई अप नहीं होती तो इसकी वायबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो इसलिए ये लूज ओपन एंड पे नहीं किया जा सकता कि हाँ जी किसी को भी बेच देंगे या कोई भी ले लेगा, ये नहीं। तो हम एंड टू एंड उसको टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार एयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील थे रशियन डेलीगेशन के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हो चुके हैं या जिन पर इस वक्त निगोसिएशन जारी हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पिछले 4-5 माह से अहम फैसले लेने में ताखीर और दोस्त ममालिक की जानिब से हरी झंडी दिखाने के बाद वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर IMF के सामने हथियार डालने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसाक डार ने बिल आखिर ये फैसला किया है कि हुकूमत IMF की तमाम शराइत पर अमल करेगी और माशी इस्लाहत के इक़दामात में मजीद ताखीर नहीं की जाएगी। और अहम बात यह है कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत कल होने वाले इस अहम इजलास के बाद सेक्रेटरी खजाना ने IMF से अगले हफ्ते अपना मिशन भेजने की दरख्वास्त कर दी है, ताकि देर पा मसाइल पर बातचीत करके प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया जाए। IMF के चंद मुतालबात पिछले कुछ माह से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। IMF चाहता है कि पाकिस्तान मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को कम रखने के बजाय डॉलर को मार्केट पर छोड़ दे। IMF चाहता है कि पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों में इजाफा करे, गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, जबकि दरामदाद पर रुकावटें खत्म करके दरामदाद और बरामदाद पर टैक्स छूट खत्म की जाए। और खबरें ये हैं कि हुकूमत ने IMF के अहम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी और डेडलॉक खत्म करने के लिए IMF को तहरीरी दरख्वास्त भेज दी है। अहम बात यह कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9th रिव्यू पर मुज़ाकरात अक्टूबर से ताखीर का शिकार हैं। पिछले 4 माह से वजीर खजाना इसाक डार अहम फैसले लेने में मुसलसल ताखीर कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये सख्त फैसले लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब वो ये सख्त फैसले क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसाक डार IMF के सख्त शराइत पर अमल दरामद के बजाय दावा कर रहे थे कि वो IMF से बेहतर नेगोशिएट करके नरम शराइत पर मुआहदा करेंगे। अपनी ही हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर 4 माह तक तनकीद करते रहे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर को कंट्रोल ना करने पर तनकीद करते रहे और महंगाई समेत अवाम पर बोझ डालने का जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल को ठहराते रहे। इसाक डार अपनी पार्टी की क़यादत को यकीन दिलाते रहे कि वो IMF से बेहतर बातचीत कर सकते हैं, महंगाई कम करेंगे और डॉलर की कदर को कम करके दिखाएंगे, और ये दावा करते रहे कि IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आप आवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। किसी को आई टू आई यानी बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप हमें पीनट देते हैं, आप हमें मिलियन टाइम ज्यादा में नुकसान करके चले जाते हैं। बहुत आर्टिफिशियल रेट है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है ये 160-70 से ज्यादा नहीं है इस वक्त, और ये इसको नीचे आना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। मुझे IMF से डील करना आता है। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। तो आई मीन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। ये दावे थे इसाक डार साहब के, और अब इसाक डार साहब को चाहिए कि वो अपने दावों पर अमल करके दिखाएं, अपनी उन बातों पर अमल करके दिखाएं जिसकी वजह से उन्हें वजीर खजाना बनाया गया था। मगर अब ये वाज़ेह है कि इसाक डार अपने इन दावों पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इसाक डार को उम्मीद थी कि वो पहले दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेंगे और इसके बाद IMF से बेहतर मुआहदा करेंगे। लेकिन उस वक्त भी मुआशी माहिरीन ये कह रहे थे कि IMF प्रोग्राम बहाल होने से पहले दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, और अब दोस्त ममालिक ये बात अवामी सतह पर वाज़ेह कर रहे हैं।
सऊदी अरब के वजीर खजाना ने कल ये वाजे कर दिया है कि सऊदी अरब ने बराह रास्त ग्रांट डिपॉजिट्स मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दिए। सऊदीया पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है और जो हमसे मदद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लानी होगी। इसलिए अब सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से IMF की छतरी के बगैर कर्ज की फराहमी से माजरत के बाद अब हुकूमत को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत को अब यह एहसास हो रहा है कि 4 माह पहले IMF प्रोग्राम के ट्रैक से हटना हुकूमत की गलती थी। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द IMF का प्रोग्राम दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन हुकूमत की इस गलती की वजह से मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी है, क्योंकि अगर ये फैसला 4 माह पहले ले लिया जाता है तो माशी हालात इतने बुरे ना होते जितने आज हैं। अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $9 बिलियन के थे, जो अब कम होकर $4.5 बिलियन पर आ गए। अगर ये फैसला 4 माह पहले हो जाते तो IMF की अगली किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाती और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को पैसे दे देते, लेकिन फैसलों में ताखीर की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। $4 बिलियन की कमी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 35 से 40 रुपए का फर्क आया है और इसकी वजह से तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से आने के बजाय हुंडी और हवाले से आना शुरू हो गई है। इसहाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद तरसीलात ज़र में 16% की कमी आ चुकी है, यानी सालाना इसका हजम $4.5 अरब बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर अब दोस्त ममालिक पाकिस्तान को $4.5 अरब का कर्ज दे भी दें, उनकी मदद कर भी दें, तो सिर्फ वो नुकसान पूरा होगा जो तरसीलात ज़र में कमी की वजह से सामने आया है। इसके अलावा डॉलर्स की किल्लत और कदर पर मसनूई कंट्रोल की वजह से बरामदात मुतासिर हुई है, जबकि डॉलर्स के बहरान की वजह से हुकूमत ने दरामदात पर भी कई रुकावटें लगा दी हैं और इस वजह से मुल्क में अब वो हालात पैदा हो रहे हैं जो बदतरीन माशी हालात में भी पैदा नहीं हुए थे। जहां अहम अशिया की किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है, वहीं पैदावारी शोबे बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में अब जान बचाने वाली अद्वियात की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जबकि इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक अब बैंकों ने ऑयल कंपनीज को पेट्रोल की इंपोर्ट पर LCs खोलने से भी इनकार कर दिया है और खदशा है कि अगर LCs ना खोली गई तो फरवरी के आगाज से पेट्रोल की भी किल्लत हो सकती है। जबकि इस माशी बहरान के बायस पहले ही इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंपनियां अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं। गाड़ियों के प्लांट्स बंद करने के बाद पाक सुजुकी ने कल अपना मोटरसाइकिल प्लांट भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अपने प्लांट्स निस्फ चलाने पर मजबूर है और बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड अपने ऑपरेशंस बंद कर चुका है। इसके अलावा निशात चुनिया लिमिटेड, क्रेसेंट फाइबर लिमिटेड और सूरज टेक्सटाइल मिल्स भी जुज़वी तौर पे पैदावारी प्लांट्स मुअत्तल कर चुके हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड 14 कंपनियां भी मुकम्मल या जुज़वी तौर पे अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुकी हैं। और मुल्क में कारोबार ठप होने और माशी बहरान संगीन होने के बाद हुकूमत को ये एहसास हो रहा है कि हुकूमत ने गलती कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।